हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना जो चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसमें अपन ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अपन ने रसायन विज्ञान की जो हिस्ट्री है यानी रसायन विज्ञान का जो विकास हुआ है उसके बारे में ये सब अपन कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान का महत्व। तो इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे और आप जानते ही ये जो क्लास चल रही है या ये जो वीडियो चल रहा है ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जनरली मिलता नहीं है यूट्यूब पे या कोई और क्लासेस में पूरा हिंदी मीडियम में रसायन विज्ञान पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी अच्छे से अच्छी तरीके से रसायन विज्ञान समझ में आए। तो आप भी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। तो चलिए हम स्टार्ट। रसायन विज्ञान फिजिक्स से भी जुड़ी हुई है, हमारी बायोलॉजी से भी जुड़ी हुई है, जियोलॉजी से भी जुड़ी हुई है। यानी रसायन विज्ञान अकेले अपने आप में नहीं है, उसके साथ जो दूसरे विज्ञान की शाखाएं हैं वो भी जुड़ी होती है और बाकी के दूसरे विज्ञान भी हमारे रसायन विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि हम कर सकते हैं मौसम विज्ञान में देखते हैं, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को जानकारी करने के लिए हम देखते हैं, कंप्यूटर चलाने प्रचालन में देखते हैं, उर्वरकों में देखते हैं, क्षारों यानी कि हमारे जो बेस होते हैं, अम्लों यानी कि एसिड्स, लवणों यानी जो सॉल्ट होते हैं वो, रंगों कलर्स, बहुलकों पॉलीमर्स, दवाओं मेडिसिन, साबुनों में, अपमार्जक में, धातुओं में, मिश्र धातुओं आदि सहित नवीन सामग्रियों के निर्माण के लिए रासायनिक उद्योगों में होता है। यानी रसायन विज्ञान का जो उपयोग होता है वो ये नहीं कि लेबोरेटरी तक ही सीमित है, यानी इतने तरीके के आप उद्योग या इतनी तरीके की चीज़ों के लिए रसायन का उपयोग होता है। आप देखेंगे कि रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसके लिए भी रसायन विज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है। मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु भोजन हो गया, स्वास्थ्य सुविधाओं की वस्तु तथा अन्य सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हम देखते हैं। विभिन्न उर्वरकों हो गया, जीवाणुनाशक मतलब जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म करने वाले जो होते हैं, कीटाणुनाशकों की उत्तम किस्मों का उच्च स्तर पर उत्पादन, इसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। रसायन विज्ञान जो है प्राकृतिक स्रोतों से जीव रक्षक औषधों के निष्कर्षण की विविधता भी बताता है। यानी कि जीव रक्षक यानी जैसे हम देखते हैं ना कई तरीके के जो वैक्सीन्स बनते हैं और उन सब के लिए भी रसायन विज्ञान का हम उपयोग देख सकते हैं। अनेक संश्लेषण को संभव बनाता है, यानी बहुत तरीके के जो सिंथेसिस करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, उसको भी हमारा रसायन विज्ञान संभव बना पाता है, उसकी वजह से हो पाता है। और ऐसी औषधों के यानी ऐसी मेडिसिन के भी उदाहरण है, जैसे कि कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियाँ जैसे सिस्प्लाटिन और टैक्सोल यूज़ में आती है। एड्स के जो ग्रस्त रोगी होते हैं उनके उपचार में जो आने वाली औषधि है वो है एजिडोथाइमिडीन यानी AZT। यानी ये सब क्या है, एक तरीके के रसायन ही है जो कि हमारे औषधि के रूप में काम आते हैं। आगे हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान राष्ट्र के विकास में भी अत्यधिक योगदान देता है। कैसे देता है, तो हम देखेंगे रासायनिक सिद्धांतों की बेहतर जानकारी होने के बाद अब विशिष्ट चुंबकीय, विद्युतीय, प्रकाशीय गुणधर्म पदार्थ संश्लेषण करना भी क्या हो जाता है, रसायन विज्ञान की वजह से संभव हो पाता है, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं अतिचालक सिरेमिक, सुचालक बहुलक, प्रकाशीय फाइबर तंतु जैसे पदार्थ संश्लेषित भी किए जा सकते हैं रसायन विज्ञान की वजह से। सुचालक मतलब कंडक्टर होता है, अतिचालक सुपर कंडक्टर हो गया, इस तरीके की चीज़ों का भी उपयोग और इन सबको संश्लेषित करने में हमारा रसायन विज्ञान बहुत हेल्प करता है। रसायन विज्ञान में उपयोगी वस्तुएं जैसे कि अम्ल हो गया, क्षार हो गया, रंजक हो गया, बहुलक इत्यादि बनाने वाले जो उद्योग स्थापित करने में भी रसायन विज्ञान की सहायता से ये सब हो पाता है। ये उद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये सब जो इंडस्ट्रीज़ होती है, फैक्ट्रीज होती है, इसमें जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनको भी रोजगार मिल पाता है इसकी वजह से। और पिछले कुछ वर्षों में रसायन शास्त्र की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को काफ़ी सीमा तक क्या कर लिया गया है, नियंत्रित भी कर लिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, उदाहरण स्वरूप क्या दिया है, समताप मंडल जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में
जो ओजोन अवशय है यानी ओजोन डिप्लीकेशन आप देखते हैं, यानी ओजोन डिप्लीकेशन का मतलब होता है ना कि ओजोन की जो लेयर है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है। तो ओजोन अवशय को उत्पन्न करने वाले एवं पर्यावरण प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात क्या है, CFC जैसे जो पदार्थ है उनका भी विकल्प के रूप में सफलतापूर्वक संश्लेषित किए गए हैं, परंतु अभी भी पर्यावरण में हम देखते हैं अनेक समस्याएं रसायनविदों के लिए अभी भी गंभीर चुनौती बनी हुई है। ऐसे ही एक समस्या हम देख सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, इसके प्रबंधन यानी इसका भी नियोजन करना बहुत ज़रूरी है। रसायनविदों यानी जो केमिस्ट होते हैं, रासायनिक जो साइंटिस्ट होते हैं, कि भावी पीढ़ियों के लिए जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ और रसायनों के व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु एंजाइमों का भी उपयोग करते हुए नवीन मोहक पदार्थों का उत्पादन नई पीढ़ियों के लिए कुछ एक बौद्धिक चुनौतियां हैं। मोहक मतलब जिन नवीन जो भी नई चीज़ें बनती जा रही है एंजाइम से रिलेटेड, उन सब के लिए ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश के अनेक विकासशील देशों के मेधावी और सृजनात्मक रसायनविदों की आवश्यकता है। यानी अब जो नई चुनौतियां आ रही है उनको भी हमें सॉल्व करना है, और इसमें भी जो रसायनविद है यानी जो केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि बहुत ही सृजनात्मक हो यानी नए नए तरीके से कर पाए और मेधावी हो, इंटेलिजेंट हो। एक अच्छा रसायनज्ञ बनने के लिए ऐसी चुनौतियों का स्वीकार करने के लिए रसायन की मूल अवधारणाओं को समझना भी आवश्यक है, जो कि द्रव्य की प्रकृति यानी द्रव्य आप जानते हैं मैटर होता है, उसकी प्रकृति उसके नेचर से ही आरंभ होती है। तो हम क्या देखते हैं, आप द्रव्य की प्रकृति के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे कि द्रव्य की प्रकृति, तो जो द्रव्य शब्द है इसको तो आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये द्रव्य वर्ड से आप परिचित है। और तो द्रव्य क्या है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है यानी मास होता है और वो स्थान घेरती है यानी कि उसका वॉल्यूम होता है। स्थान घेरना मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, स्थान घेरती है, और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो वो क्या होती है, हमारा द्रव्य कहलाती है। ठीक है, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती है, यानी हम कुछ भी देख लें, जिस टेबल पे बैठ के मैं पढ़ा रही हूँ, जिस टेबल पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं, जिस पेन से आप लिख रहे हैं, ये सब क्या है, द्रव्य ही है। जैसे कि पुस्तक होगी, कलम हो गया, पेंसिल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, सभी जीव आदि द्रव्य में ही आते हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, तो सभी क्या है, द्रव्य होते हैं। आप जानते हैं कि इन सभी का द्रव्यमान भी होता है, द्रव्यमान मतलब मास होता है, कुछ ना कुछ उनमें वजन होता है और वो स्थान तो घेरती है। तो आइए हम द्रव्य की अवस्थाओं के गुणधर्मों के बारे में भी थोड़ा सा, जो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ के आए उसका थोड़ा सा रिकैप ले लें, यानी थोड़ा जल्दी से उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो द्रव्य है उसकी 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, मतलब 3 फिजिकल स्टेट होती है। एक होती है ठोस, एक द्रव और एक गैस। एक तो हमारा वर्ड होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। तो द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग है। द्रव्य को हम बोलते हैं मैटर और जो द्रव होता है वो हमारा होता है लिक्विड। ठीक है, इसको आपको ध्यान देकर चलना है। ठीक, तो अब देखेंगे हम भौतिक जो 3 अवस्थाएं हमारी द्रव्य की यानी मैटर की है, ठोस, सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस मतलब गैस। तो इन तीनों अवस्थाओं में द्रव्य के घटक कणों को हम इस चित्र से देख सकते हैं। देखो घटक कणों को कैसे देख सकते हैं, जो ठोस होता है ना यानी जो सॉलिड होता है, उसके जो पार्टिकल्स है, उसके जो अणु हैं, वो एक दूसरे के एकदम सट सट के एकदम पास पास में एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, यानी इसके बीच में जो जगह है यानी स्पेस है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है या बहुत ही थोड़ा है। जबकि आप द्रव को देखेंगे यानी जब लिक्विड को देखेंगे तो आप लिक्विड में देखेंगे जो इसमें जो पार्टिकल्स है, जो इसमें कण है, वो एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर स्थित है, दूरी पर उपस्थित है। जबकि आप गैस में देखेंगे तो जो पार्टिकल्स है, जो कण है, वो बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि तीनों में जो आपस में है वो कण धीरे 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 क्या करते जा रहे हैं, दूरी बढ़ाते चले जा रहे हैं, और इनके बीच का जो स्पेस है, इनके बीच की जो जगह है वो भी बढ़ती जा रही है। तो जब जगह बढ़ती जाएगी यानी कि वो जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को आकर्षित कम कर रहा है, किस में आकर्षित कम कर रहा है, गैस में, फिर उससे कम द्रव में, और सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में हो रहा है, ठोस में हो रहा है। तो इस चित्र के सहारे हम आगे समझ पाएंगे कि ठोसों में कण एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं, ये बहुत गतिशील नहीं होते हैं कण। और द्रवों
के कण यानी कि लिक्विड के कण पास पास तो होते हैं, फिर भी ये क्या करते हैं, गति कर सकते हैं। देखते हैं ना हम, पानी जो होता है वो बह के लिक्विड आगे की तरफ जा सकता है, जबकि लेकिन ठोसों और द्रवों की अपेक्षा गैसों के कण बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। आपने देखा ना यहाँ पर कण कितना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो वह बहुत आसानी से और तेज़ी से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। यानी हम देखते हैं ना, धूप बत्ती, अगरबत्ती या कुछ भी हम जलाते हैं जिसकी स्मेल होती है, तो वो बहुत दूरी तक हमें फील होती है। यानी जो द्रव है, गैस है, उसके कारण बहुत ज़्यादा तेज़ी से गति कर सकते हैं। उसके बाद में द्रव यानी जो भी लिक्विड है, और सबसे कम हमारे ठोस के। तो कणों की इन व्यवस्थाओं के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं को के निम्नलिखित अभिलक्षण हो सकते हैं। क्या क्या अभिलक्षण हो सकते हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है। अभिलक्षण मतलब, तो आप यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे कि ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। यानी जो ठोस होता है उसका आयतन यानी वॉल्यूम निश्चित है, और उसका आकार यानी कि उसकी शेप जो होती है वो भी निश्चित होती है। सेकंड हम देखेंगे जो द्रव है यानी जो लिक्विड है, उनका निश्चित आयतन तो होता है, निश्चित आयतन होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। आप जिस भी बर्तन में यानी जिस भी पात्र में उसे डालेंगे तो वो उसका आकार ले लेता है। लाइक आपने उसको ग्लास में रखा तो वैसा हो गया, आपने उसको जग में रखा तो वैसा हो गया, आपने उसको घड़े में रखा तो वो वैसा हो गया। तो जैसा पात्र होगा यानी जैसा बर्तन होगा वो वैसा आकार ले लेगा, जिसमें रखा जाता है वो वैसा हो जाता है। तो उसके बाद हम गैस को देखेंगे, तो गैस का आयतन और आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता, ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। तो वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरीके से फैल जाएगा जिसमें भी हम उसे रखेंगे। हमने उसको कोई भी जो बंद पात्र है, अगर वो छोटा है उसमें रखा है तो भी वो उसमें पूरे से फैल जाएगा, अगर वो बड़ा है तो भी उसमें वो पूरे से फैल जाएगा। तो आप देखते हैं ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा द्रव्य की तीन अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब आप देखेंगे ताप, टेम्परेचर, और दाब यानी कि प्रेशर अगर हम परिवर्तित कर दें तो जो हमारा सॉलिड है यानी कि ठोस है, और जो हमारा लिक्विड है यानी कि जो द्रव है, और जो हमारा क्या है, गैस है, गैस तो गैस ही है, तो उनको आपस में क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए हम आगे इस चीज़ को देख लेते हैं। तो रसायन विज्ञान में हम देख लेते हैं, जो कि अभी मैंने बोला वही चीज़ दी है, ठोस, द्रव और गैस को। अगर हम ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव में चेंज हो जाएगा, और द्रव को हम गर्म करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। और इसके विपरीत हम उल्टा करें कि गैस को ठंडा करेंगे तो वो द्रव में चेंज हो जाएगा, और द्रव को ठंडा करेंगे तो वो ठोस में चेंज हो जाएगा। तो इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि ठोस का हो गया आइस, बर्फ़ जो हमारी हुई। उसके बाद हम द्रव का देख सकते हैं पानी, वाटर हो गया। और उसके बाद गैस का हम देख सकते हैं भाप, या हम बोल सकते हैं स्टीम। ठीक है बेटा। अब हम आगे देखेंगे, सामान्यतः किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, देखिए, और द्रव को गर्म करने पर वो गैस में या वाष्प में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसकी विपरीत प्रक्रिया में गैस को ठंडा करेंगे तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और अधिक ठंडा करने पर वो जम जाएगा यानी ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया, हमने देखा, ये था हमारा टॉपिक द्रव्य की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मैटर हम देख चुके। अब हम देखेंगे द्रव्य की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैटर। द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य मतलब मैटर, नेचर ऑफ मैटर हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बेटा। तो मैं थोड़े थोड़े आपको इंग्लिश वर्ड बीच में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जाके आपको फ्यूचर में अगर जो भी ये टर्मिनोलॉजी होती है वो सुना सुना लगेगा, तो आप उनके बारे में जान पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए हम आगे इसको देख लेते हैं, द्रव्य की जो प्रकृति है। तो अपनी जो अपने पहली की जो कक्षाएं थी उसमें द्रव्य शब्द से अपन जानते ही हैं, तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, वो हमारी द्रव्य होती है। तो ये तो हम कर चुके हैं। अब हम क्या देख रहे थे आगे, द्रव्य का वर्गीकरण। अच्छा मेरा थोड़ा स्किप हो गया, तो अभी अपन देखेंगे द्रव्य का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आपने क्या देखा था, कक्षा जो 9 थी आपकी, उसका पार्ट 2 में आप ये जानते थे कि स्थूल या बड़े स्तर पर द्रव्य को यानी द्रव्य मतलब मैटर को मिश्रण और शुद्ध पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो द्रव्य है उसको आप
दो तरीके से विभाजित किया था। जो द्रव्य है उसको आपने मिश्रण में और शुद्ध पदार्थ में विभाजित किया था। आपने फिर इनको फिर से विभाजित किया था। मिश्रण को हम बोल सकते हैं मिक्सचर और शुद्ध पदार्थ हमारा हो गया क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। ठीक है। तो मिश्रण को हम दो तरीके से फिर से बांट देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ परमानेंट, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर जान पाए। द्रव्य हमारा हुआ मैटर, मिश्रण हमारा हुआ मिक्सचर और शुद्ध पदार्थ हुआ हमारा प्योर सब्सटेंस। ठीक। फिर जो मिक्सचर है उसको फर्दर दो पार्ट्स में हमने बांटा है। फिर से उसको दो भाग में हमने विभाजित कर दिया। एक है हमारा समांगी मिश्रण, एक है हमारा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। और विषमांगी को बोलते हैं हम हेटेरो या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ा पता रहना चाहिए, ताकि आप जब कॉलेज में जाएंगे या आगे की स्टडी जो फर्दर स्टडी है तो उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता रहना चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। बाकी हिंदी तो हमारा मातृभाषा है, उसमें पढ़ना तो हमारे लिए गर्व की बात है। आगे हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस जो हमने बांटा है उसको दो भाग में हमने बांटा। एक तत्व हो गया, एक यौगिक हो गया। तत्व को हम बोल सकते हैं एलिमेंट, और हमारा यौगिक होता है कंपाउंड। तो ये टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको ध्यान रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, तो अभी हमने क्या देखा, द्रव्य को हमने बांटा मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में। और मिश्रण हमारा है समांगित प्रकार का और विषमांगी प्रकार का, और शुद्ध पदार्थ है हमारा तत्व और यौगिक, दो भागों में बांटा गया है। तो हम आगे इसमें देखेंगे कि जब किसी पदार्थ के सभी संगठक कण यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रासायनिक रूप से समान होते हैं तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब कोई हमने यहाँ पर लिया, कोई बीकर ले लिया, अगर उसमें सारे कण एक जैसे हैं, यानी कि अगर पानी ही है, सारे H2O ही है, तो वो एक तरीके का, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको पानी का, तो वो क्या हुआ, हमारा शुद्ध पदार्थ हुआ। और मिश्रण में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है, मिश्रण के घटक कहलाते हैं। यानी शुद्ध पदार्थ हमने मान लो हमने एक तो लिया सॉल्ट लिया, और एक लिया यानी कि नमक लिया, और एक हमने चीनी ली यानी शुगर ले ली। ठीक है, ये हो गया हमारा नमक और ये हमारी चीनी। तो ये अपने आप में तो शुद्ध है, पर इन दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा ना। तो यही लाइन दी है कि शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है मिश्रण के घटक कहलाते हैं। और किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। यानी बोलने का तात्पर्य यहाँ पर मतलब ये है कि मिश्रण में ये नहीं कि एक या दो ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने भी हम पदार्थ ले सकते हैं और उनके कण को किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। तो उसी से हमारा क्या बनता है, मिश्रण बन जाता है। आपके आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण है। उदाहरण के लिए हम क्या लेते हैं कि जल में जब हम चीनी का विलयन बनाते हैं, यानी कि हम पानी में जब शुगर को ऐड करते हैं तो विलयन जो बनता है यानी जो सॉल्यूशन बनता है वो हो गया। या फिर हम हवा देख लें, हवा में कितने तरीके के गैसेस होती है हमारी, O2 हो गई, CO2 हो गई, N2 हो गई, H2 हो गई। तो ये भी तो एक मिश्रण ही है ना। चाय देखते हैं, चाय में तो आप जानती कितनी सारी चीज़ें डालते हैं, चाय पत्ती हो गई, शुगर हो गई, दूध हो गई अदरक हो गया, जो भी आपका, तो वो भी मिश्रण है। तो आदि सभी मिश्रण ही होते हैं। कोई मिश्रण समांगी या विषमांगी हो सकता है, यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकता है। समांगी मतलब समांगी, यानी उसमें सारे जो अंग है, सारे जो पार्ट है वो एक जैसे हैं, तो समांगी हो गया। विषमांगी मतलब विषम है, अलग अलग तरीके के हैं, तो विषमांगी हो गया। किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं। इसका अर्थ ये है कि मिश्रण में घटकों का कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं। यानी कि एक समान रूप से, मैंने बोला ना मतलब समान रूप से बिखरे रहते हैं, तो समांगी हुआ। और पूरे मिश्रण का संगठन एक ही समान होता है। जैसे कि जल में जब हम चीनी को मिला देंगे और हवा समांगी मिश्रण
के उदाहरण है। जल में चीनी मिला देते हैं तो क्या हमें पता चलता है कि जो जल है उसकी ऊपर की सतह का टेस्ट तो मीठा है, नीचे की सतह का टेस्ट फीका है, पूरा एक जैसा सा ही होता है ना। तो ये क्या होता है, हमारा समांगी मिश्रण हुआ। हवा में भी सब चीज़ समान अनुपात में होती है, हम देख नहीं पाते ना कि इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इधर नाइट्रोजन ज़्यादा है, इधर CO2 ज़्यादा है, यानी कि पूरा ऑल ओवर एक जैसा सा ही होता है। तो वो हवा भी समांगी मिश्रण हुआ। इसके विपरीत हम क्या देखेंगे, विषमांगी मिश्रण देखेंगे। तो विषमांगी मिश्रण में हम क्या देखते हैं, एक समान नहीं होता है, कभी तो विभिन्न घटकों को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। जैसे कि उदाहरण देखें कि अगर हमने चीनी और नमक को मिक्स कर दिया या दाल के दानों और गंदगी यानी छोटे छोटे कंकड़ उसमें मिक्स कर दिए, तो हम देख पाते हैं ना कि दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही है हमें देखने पर। देखो आपको मैं यहाँ पर एक चित्र बना के दिखाती हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने ये पिंक कलर के कोई चीनी के कण हैं मान लीजिए आप, और उसमें ये ब्लैक कलर के नमक के कण मिला दिए। तो हम दोनों को अलग अलग देख पा रहे हैं, या तो दोनों का कलर एक है, या फिर आप इसको ऐसे नहीं माने तो आप दाल के तरह से देख सकते हैं। दाल में कंकड़ मिला दिया तो क्या हो गया, ये विषमांगी मिश्रण हो गया कि नहीं हुआ, बताइए, आप ही बताइए। तो ये हुआ हमारा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो आप समझ गए ना हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है हमारा समांगी और हेट्रोजीनियस मतलब होता है हमारा विषमांगी। ठीक है बच्चा, अब हम देखेंगे आप अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त ऐसे मिश्रणों को कई अनेक उदाहरणों के बारे में भी सोच सकते हैं। आप अपनी जितनी सोचने कैपेसिटी उसके अनुसार सोच के बता सकते हैं कि इस तरीके के और कौन से समांगी और विषमांगी मिश्रण हम देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये बताना उचित होगा कि किसी मिश्रण में घटकों को हाथ से बिनने, छानने, क्रिस्टलन, आसवन यानी डिस्टिलेशन आदि भौतिक विधियों के उपयोग द्वारा अलग किया जा सकता है। तो मिश्रण को हम किन किन तरीकों से अलग कर सकते हैं, बिनकर यानी हाथ से चुनकर, छानकर, क्रिस्टलाइजेशन करके क्रिस्टलन, और ये डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं शुद्ध पदार्थों के अभिलक्षण मिश्रणों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अभिलक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो प्योर सब्सटेंस की अलग होती है मिश्रणों से। तो हम देखेंगे शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन निश्चित होता है। मिश्रणों में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के घटक होते हैं। मिश्रण में क्या दिया है, दो या दो से अधिक, अभी मैंने आपको बताया था ना वैसे ही, जो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। उनका संगठन भिन्न हो सकता है, यानी कि किसी भी, देखो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं कि वो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं और उनका संगठन भिन्न हो सकता है। आप देखेंगे तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज आदि अपने आप में तो शुद्ध पदार्थ के उदाहरण है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। हम देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ जो हमने लिया है यानी प्योर सब्सटेंस है, उसमें जो ये भी एलिमेंट जो हमने लिए हैं ये सब क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जबकि मिश्रण में क्या होते हैं, अनिश्चित अनुपात में होते हैं। इसके सभी कणों का संगठन एक जैसा होता है। ये लाइन अंडरलाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि इन सभी कणों का संगठन एक जैसा होता है, यानी कि जो सारे कण हैं उनका संगठन एक जैसा है, एक जैसे हैं। अतः अन्य शुद्ध पदार्थों की तरह ग्लूकोज का निश्चित संगठन होता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज के संगठकों में क्या क्या होते हैं, हमारे ग्लूकोज में जो कंपोनेंट ग्लूकोज होता है उसमें एलिमेंट कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो आप मुझे बताएंगे एक बार सोच के कि जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ज़रा सोचिए, आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, क्लास 11-12 के बच्चों को तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। बोलिए ज़रा। देखिए ग्लूकोज का हमारे फॉर्मूला होता है C6H12O6, सॉरी क्या है, C6H12O6, ये हमारा है ग्लूकोज। ठीक है बेटा, आगे हम देखेंगे शुद्ध पदार्थों को पुनः, कोई लाइन तो नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्वों तथा यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, यानी शुद्ध पदार्थों को हमने देखा था ना अभी जब इसका फ्लो चार्ट देखा था, तत्वों और यौगिकों में बांटा था शुद्ध पदार्थों को। इनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। जो शुद्ध पदार्थ है उसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, या तो परमाणु या अणु हो सकते हैं। आपने जो प्रीवियस कक्षा थी उसमें परमाणु और अणु के बारे में पढ़ा था ना,
लेकिन आप उनके बारे में एक दो में विस्तार से पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर 2 में हम दोबारा इसको डिटेल में देखेंगे। सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, आदि तत्वों के कुछ उदाहरण हैं। ये जो शुद्ध एलिमेंट है, इन सब में से एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक ही तरीके के परमाणु होते हैं, पर विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे सोडियम और तांबे जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु घटक कणों के रूप में होते हैं। जैसे सोडियम ने देखा तो सब उसमें सारे Na पार्टिकल ही है, तांबे में सारे कॉपर ही है, एक ही तरीके के होते हैं। जबकि कुछ अन्य पदार्थों में घटक के अणु दो या दो से अधिक परमाणु के संयोजन से बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 होता है, नाइट्रोजन N2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, तो इन तत्वों की तरह उपस्थित होते हैं, तो जो क्रमशः इन दो दो परमाणुओं के संयोजन से मिलकर बनता है। तो आप यहाँ पर चित्र में भी देख पाएंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर और सोडियम के हैं। HONCuNa आप जानते ही हैं। जब हमें हाइड्रोजन का अणु बनाना होता है तो हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का अन्य परमाणु आपस में संयोजित होकर दो HH एटम मिलकर H2 एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। वैसे ही ऑक्सीजन के साथ भी ऐसा ही है, एक ऑक्सीजन और दूसरा अन्य ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन गैस का अणु बना रहा है। तो इस तरीके से हम परमाणुओं का और अणुओं का निरूपण करते हैं। अब आप देखेंगे, जब विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तब यौगिकों का एक अणु प्राप्त होता है। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तभी एक अणु का निर्माण होता है। यानी देखो, अगर हमें अभी एग्जाम्पल आ जाएगा वाटर का, यानी उदाहरण आ जाएगा H2O का, तो वो भी हम देख लेंगे। किसी यौगिकों के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने लिया H2O, हमारा पानी का फॉर्मूला है, तो क्या हम इस H2O को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? क्या हम H और दो H में और एक हाफ O2 में इसको तोड़ सकते हैं ना? नहीं तोड़ सकते भौतिक विधि के द्वारा। तो ये एक निश्चित अनुपात में यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ है ना हमारा वाटर, तो वो ही बता रहा है, पृथक नहीं किया जा सकता। उन्हें पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का ही उपयोग करना पड़ता है। जैसे जल हो गया, वाटर हो गया, हमारा अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, चीनी हो गई, इन सभी को ये इसके उदाहरण हो गए। जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का हमें चित्र भी दिया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जल है हमारा H2O, ऐसे ये ऑक्सीजन इनसे जुड़ी हुई है। फिर है हमारा यहाँ पर CO2, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, तो आपने इसमें देखा कि जल के एक अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु है। देखिए एक अणु में दो, एक ये रहा हो गया, एक ये हो गया, दो हाइड्रोजन परमाणु है और एक क्या है हमारा ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में देखा आपने कि इसमें दो ऑक्सीजन परमाणु है और एक कार्बन परमाणु संयोजित होते हैं। अब अतः किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों में परमाणु एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। यह अनुपात किसी यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है, यानी उसका अभिलाक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसके साथ ही किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या देख सकते हैं, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये गैसें हैं, परंतु इनमें संयोजन से बना यौगिक अर्थात जल एक द्रव्य है। देखा ना, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये क्या है, गैसेस हैं, पर जो इनके संयोजन से बना H2 है वो क्या है, एक द्रव है, यानी कि लिक्विड है। समझ में आ रहा है आपको? तो हम ये भी जानना रोचक होगा कि हाइड्रोजन एक तेज पॉप ध्वनि के साथ जलती है और ऑक्सीजन का दहन में सहायता करती है। ठीक है, परंतु जल का उपयोग हम अग्निशामक के रूप में करते हैं। तो आप देखिए ये दोनों जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये जलाने के लिए बहुत ही सहायक है, जबकि हम H2O देखते हैं वो आग बुझाने के लिए सहायक है। तो आप दो चीज़ें जो हैं वो जलाने में सहायक है, वो मिलकर एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो आग बुझाने में सहायक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर में ये सब चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ लिया आज क्या क्या पढ़ा, हमने द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ लिया,
हमने पढ़ लिया द्रव्य की प्रकृति और हमने पढ़ लिया द्रव्य की अवस्थाएं। तो ये 3 टॉपिक आज हमने पढ़े। बाकी का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी मीडियम में भी आपको अच्छे से सारी कक्षाएं उपलब्ध कराऊं, सब चीज़ पढ़ाऊं, क्योंकि हिंदी हमारा अभिमान है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमें इसमें पढ़ना भी होना चाहिए। ज़्यादातर सब लोग इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश में पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाती हूँ, पर आपके लिए ये मैंने स्पेशल वीडियो लेक्चर बनाए हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको हिंदी मीडियम में अच्छे से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा पाऊँ। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर